We will discuss about the ideal transformer. When we talk about ideal transformer, then we have to take the losses as minimum, or you can say that zero. किसी भी चीज़ को आइडियल कब कहा जाता है? जब उसमें क्या होंगे, लॉसेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे या क्या होंगे, ज़ीरो होंगे. तो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी हैव basically two types of losses. One is your core losses and one your copper losses, which we people have discussed earlier in previous lecture. In case of core losses we have hysteresis and eddy current losses, and in case of copper losses we have winding losses or I square R losses. In case of ideal transformer, or in order to take a transformer or understand a transformer as ideal, we have some certain assumption. और वो assumption क्या है, वो हम मान के चलते हैं. पहले नंबर 1, we have core losses because of material first, which are called hysteresis losses, in which we have the BH curve, and the width of BH curve will affect the value of flux flow. तो उसमें हम बात जो करते हैं डेट वी कॉल्ड अबाउट परमिएबिलिटी. तो अच्छे ट्रांसफॉर्मर की कोर के लिए हम चाहते हैं कि जो मटेरियल हो वो क्या हो, हाईली परमिएबल हो, मींस वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए. तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में हम परमिएबिलिटी को क्या करेंगे, इनफाइनाइट मानेंगे. मतलब क्या है, जो परमिएबल है मटेरियल की परमिएबिलिटी है जिससे कोर बनी हुई है, इट इज़ इनफाइनाइट. नंबर 2, रेजिस्टेंस जो है आपकी वाइंडिंग का, इट विल लीड्स टू द आई स्क्वायर आर लॉसेस. बस इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम मानेंगे ज़ीरो. हम क्या मानेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से कोई लॉस नहीं हो पा रहा है. और तीसरा जो लॉस होता है एडी करंट लॉसेस, उसको भी हम क्या मानेंगे, मिनिमम या ज़ीरो. अगर इस स्टेट में हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मर आ जाता है जिसमें किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट हो, रेजिस्टेंस उस मटेरियल में जो आपको वाइंडिंग यूज कर रही है उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, तो उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाएगा, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहा जाएगा. इट इज़ नोन टू बी एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर. बट जनरली फिजिकली जो एक्चुअली हमें मिलता है ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, क्योंकि वी डोंट हैव एनी मटेरियल विच हैव इनफाइनाइट परमिएबिलिटी. तो इट इज़ एन हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मर, एंड इन दिस ट्रांसफॉर्मर आप देख सकते हैं वी हैव रिटन एज in such transformer no winding resistance is there, no leakage flux is there, and no iron losses is in the core. No iron losses means iron losses, core loss are also called iron losses, and it is talking about hysteresis and eddy current loss. When an alternating voltage V1 is applied to the primary, क्या बोलता है ऑथर कि जब V1 अप्लाई करता है, इट ड्रॉ ए स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट IM विच लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो आप यहाँ फेजर डायग्राम से देख भी सकते हैं कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाई की जाती है इन द प्राइमरी, इट ड्रॉ ए मैग्नेटाइजिंग करंट IM, मीन्स मैग्नेटाइज मीन्स जो मैग्नेटाइज कर रहा है और जिसकी वजह से फ्लक्स फ्लो कर रहा है. जब मैग्नेटाइज होगी चीज़ तो उसमें क्या करेगा, फ्लक्स फ्लो करेगा. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट फ्लो करता है, मैग्नेटोस्टैटिक में वो क्या करता है, फ्लक्स फ्लो करता है. तो इन दिस केस इट ड्रॉ ए स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट विच लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो ये किससे लैग कर रहा है, 90 डिग्री से. IM इज रिस्पॉन्सिबल, जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लक्स फ्लो के लिए. अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई विच प्रोपोर्शनल टू and in phase with it. The alternating flux phi induces EMF E1 in the primary and EMF E2 in the secondary. इस फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी प्राइमरी में EMF E1 और EMF E2 फ्लो कर रहा है रिस्पेक्टिवली. E1 इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू V1. अब ये किसकी वजह से है, मैंने कल भी बात किया था कि V1 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, E1 के लिए. V1 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, E1 के लिए. तो E1 जो होगा अगर आइडियल केस है तो किसके बराबर होगा, V1 के बराबर होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड जो V1 का है वही मैग्नीट्यूड E1 का है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट.
और अपोजिट डायरेक्शन का रीजन क्या है, लेंज लॉ। किसकी वजह से होगा, लेंज लॉ की वजह से। विच क्या है लेंज लॉ, इट अपोज द चार्ज विच जनरेटेड। तो ये क्या बोलता है, E1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू V1 एंड द बोथ E1 एंड E2 आर लैग्स बिहाइंड फ्लक्स बाय 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी है EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब जो ट्रांसफॉर्मर है उसका EMF, उसमें EMF जनरेट कैसे होता है। तो यू पीपल्स माइट बी नो दैट what is the basic formula for E is equal to n d phi by dt and this negative sign minus sign is due to लेंज लॉ। किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से है, क्योंकि V1 ने I1 को प्रोड्यूस किया है और I1 जब फ्लो किया है आपकी कॉइल के बीच में, तो उसके बीच में क्या हुआ है, आपका फ्लक्स फ्लो किया है जिसकी वजह से E1 प्रोड्यूस हुआ है। तो जो E1 है वो किसको अपोज करेगा, करंट एंड वोल्टेजेस को। तो एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 ऑफ फ्रीक्वेंसी f is applied to n primary, the sinusoidal flux f produced by the primary can represented as phi is equal to phi m sin of omega t। जो बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी टाइम पे आपको, यू पीपल्स नो दैट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इट इज साइनोसॉइडल इन नेचर। साइनोसॉइडल करंट की बात करेंगे तो ये क्या है, साइनोसॉइडल है तो फाई एम साइन ओमेगा टी, और टी क्या है, किसी भी टाइम पे टी की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं। तो फाई की वैल्यू जो है इट इज मैक्सिमम वैल्यू, हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यू विल पुट दिस वैल्यू, फाई की वैल्यू को किस में आपने पुट करना है, आपकी इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, -n1 d अपॉन dt एंड वी पुट ए वैल्यू फाई विच इज फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी हेयर। आफ्टर डिफरेंशिएशन यू पीपल्स फाइंड दैट व्हाट इज फाई, फाई बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और दिस इज डी टी एंड दिस इज ओमेगा टी। अब इस ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, ओमेगा। यू विल नो दैट व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई एफ हियर एंड यू पीपल्स विल फाइंड 2 पाई एफ n1 फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको क्या कर दिया आपने, वाई हेयर इज साइन, हम इसको फिर से साइनोसॉइडल मेथड में लिखा कॉस ओमेगा टी को, इट इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको लिखते हैं साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। पर यहां क्या था, यहां था नेगेटिव साइन। अब हम क्या करके इस नेगेटिव साइन को अंदर ले गया, तो नेगेटिव साइन को अंदर ले गया तो 90 डिग्री जो पहले था वो बाद में चला गया, और माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी पहले आ गया। बिकॉज इसमें आप सिर्फ साइन में ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। आप यू पीपल्स नो द ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसमें हो सकता है। कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो यू पीपल्स आपको इसको क्या करना है, इस जो पहले वाली टर्म है इसको सारी टर्म को लिख दिया मैंने EM, क्या लिख दिया, EM। तो यहां से अगर देखा जाए तो EM किसके बराबर है, 2 पाई एफ इंटू फाई, 2 पाई एफ n1 इंटू फाई। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट EMF इक्वेशन E1 इंड्यूसिंग इन प्राइमरी लैग्स बिहाइंड द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये किससे लैग्स बिहाइंड है, 90 डिग्री। आपने जो प्रीवियस है तो आप यहां भी देख सकते हैं कि E1 जो है किससे लैग कर रहा है, 90 डिग्री बाय फ्लक्स। तो यही इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ प्राइमरी इज इक्वल टू साइन m 2 पाई एफ n1 इंटू फाई। अब आप बोलेंगे यहाँ साइन ऑफ थीटा भी था, पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू किसी भी चीज़ की माने, हम मानते हैं कि साइन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। यू कैन फाइंड द वैल्यू, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1। हम मान के चल रहे हैं कि साइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो उस टाइम पे E की वैल्यू जो EMF प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई एफ n1 इंटू फाई एम। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको क्या करना है, RMS वैल्यू। यू पीपल्स नो दैट व्हाट इज RMS एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ RMS एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ RMS विद द मैक्सिमम। E1 is equal to EM upon √2. What is ERMS? ERMS is equal to E maximum upon √2. What is E1 here? E1 is ERMS. E1 is ERMS is equal to E1 upon √2. What is EM1? EM1 2 pi f n1 into phi m upon √2. और यहाँ से आप इसको अगर
करेंगे कैलकुलेट, यू विल फाइंड द वैल्यू E1 इज इक्वल टू 4.44 F∅N1. समटाइम्स इट इज F∅T और T इज द नंबर ऑफ टर्न्स, N इज आल्सो नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब आपको अलग अलग बुक में यहाँ पे N1 की जगह क्या T भी मिल जाएगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपने. T इज नंबर ऑफ टर्न्स, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही बात है. और इसको इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट कर दिया है, इसको इक्विवेलेंट कर दिया है 4.44 FNBM इंटू ए. अब ये BM इंटू ए कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला φm इज इक्वल टू BM इंटू ए होता है. कि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया. जब किसी डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो वो होल्ड फ्लक्स बन जाता है. तो यहाँ पे आप क्या φm की जगह BM इंटू ए लिख दिया इन्होंने. इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर E1 इज इक्वल टू V1 एंड E2 इज इक्वल टू V2. ये मैंने आपसे बात भी किया था कि जब किसी भी ट्रांसफॉर्मर को आइडियल बोला जाएगा तो हम मान के क्या चलेंगे कि उसका परमिएबिलिटी क्या है, उसकी कोर में इनफाइनाइट है और उसका रेजिस्टेंस 0 है. तो उस केस में जो EMF इंड्यूस करेगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड वोल्टेज के. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशियो. इट इज वेरी वेरी सिंपल. फ्रॉम द इंड्यूस्ड EMF इक्वेशन यू विल find that E2 upon E1 is equal to N2 upon N1, जो कल हमने फाइंड आउट किया था. और किसके बराबर है, ये K के बराबर. ये कोई भी कांस्टेंट मान के चलते हैं. फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर E1 किसके बराबर है, V1 के, और E2 किसके बराबर है, V2 के. तो यहाँ से अगर V1 के बराबर है, E2 V2 के बराबर है, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं और ये क्या है, E2 अपॉन E1. ये था पहले N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू K. तो हमने क्या लिख दिया इसको V2 अपॉन V1. मतलब ये इक्वलेंट होगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में. एज देर इज नो लॉसेज एंड वोल्ट एम्पियर इनपुट टू द प्राइमरी आर इक्वल टू द आउटपुट वोल्ट एम्पियर, देन V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2. अगर आपका क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा, तो जो इनपुट पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी, आउटपुट पावर के. और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख दो अगर V1 I1 इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. यहाँ से लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. तो इसके साथ एक और चीज़ मिला दीजिए, अगर ये N2 अपॉन N1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 अपॉन I2. और अगर इसको आप उल्टा करके लिखेंगे I2 अपॉन I1 तो यहाँ पे आप V2 अपॉन V1 की जगह क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2. तो यह K की जगह क्या हो जाएगा 1/K. इट इज़ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर रेशो. अगर आपके पास एक छोटा न्यूमेरिकल है, यहाँ इसको देखा जा सकता है. क्या न्यूमेरिकल में क्या लिया है, इन एन आइडियल 25 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज़ 500 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 40 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग. द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. कैलकुलेट फुल लोड प्राइमरी सेकेंडरी करंट्स टू द सेकेंडरी EMF 3 द मैक्सिमम कोर फ्लक्स. तो यहाँ से रेटिंग क्या है 25 kVA, N1 क्या दिया है 500, N2 कितना दिया है 40, V1 कितना दिया है 3000 वोल्ट, F कितना दिया है 50. वट टू फाइंड आउट, I1 फाइंड आउट करने को है, I2 फाइंड आउट करने को है, E2 फाइंड आउट करने को है, φm फाइंड आउट करने को है. वेरी इजी, जो बहुत सी चीज़ें दे रखे हैं वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं K का वैल्यू. K का वैल्यू इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो यहाँ से निकाल लिया इन्होंने. प्राइमरी करंट क्या होगा, प्राइमरी करंट I1 इज इक्वल टू I1 अपॉन VA क्या है, पावर है. VA क्या हो गया, पावर. तो आपको कितना दिया पावर, VA KVA रेटिंग, पावर नहीं दिया है, KVA रेटिंग क्या है आपका, दिस इज 25 kVA. तो 25 इंटू 10⁻³ VA. तो यहाँ से क्या है V1 की वैल्यू आपको पता है कितना, अप्लाइड वोल्टेज V1 की वैल्यू कितनी है 3000. तो यहाँ से क्या निकल जाएगा I1 की वैल्यू, वेरी इजी. सेकेंडरी में I2 इज इक्वल टू क्या है I1 अपॉन K. K की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, यहाँ से इजीली निकल जाएगा. E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू K एंड यू नो द वैल्यू ऑफ K, you know the value of E1, you will find the value of E2, that is K into E1. What is E1? That is 4.44 F∅T या F∅I. You know the value of frequency, you know the value of N1, you know the value of E1, you can easily find the value of flux. Very easy. Next,
ये थोड़ा अल्टरनेटिव जैसा टॉपिक है, दैट इज डॉट कन्वेंशन, जनरली यूज़ नहीं होता है इस सब्जेक्ट में, पर आपका जो एक और सब्जेक्ट लगेगा NAS उसमें यूज़ होगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल टू टेल द सेकेंडरी पोलैरिटी ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर अनलेस इट्स वाइंडिंग आर फिजिकली एग्जामिन्ड। अगर आपकी फिजिकली एग्जामिन नहीं होगी तो आपकी पोलैरिटी बताना मुश्किल है, बिकॉज दोज पोलैरिटी आर सेम। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज यूज्ड। ऐसा करने के लिए क्या होगा, आपको डॉट कन्वेंशन हम खुद के लिए यूज करते हैं। डॉट कन्वेंशन क्या है, द डॉट अपीयरिंग ऑन द एंड ऑफ वाइंडिंग टेल्स द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स ऑफ द सेकेंडरी साइड। जो डॉट्स ये होते हैं ये क्या बताते हैं, पोलैरिटी इन द सेकेंडरी साइड। ये प्राइमरी वोल्टेज इज पॉजिटिव एट द डॉटेड एंड एंड वाइंडिंग, देन द सेकेंडरी वोल्टेज विल बी पॉजिटिव एट द डॉटेड एंड आल्सो। अगर यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे डॉटेड साइड पे क्या होगी, पॉजिटिव। इफ प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर फ्लो इनटू द डॉट, अगर कोई करंट क्या करेगा, डॉट के अंदर फ्लो करेगा, डॉट की तरफ को फ्लो करेगा एंड ऑफ द प्राइमरी, द सेकेंडरी करंट विल फ्लो आउट ऑफ द डॉट। तो सेकेंडरी टर्म क्या करंट क्या करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा। अगर बोलता है कि प्राइमरी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से बाहर को। Next we have power in the ideal transformer. What is power? P is equal to VI generally, but in case of when we talk about sinusoidal quantities, in P is equal to VI cos phi. What is cos phi? This is the power factor. What is cos phi? This is power factor. अगर इनपुट सप्लाई है, जो इनपुट आपको दिया है वो किस इनपुट आपको कोई वोल्टेज दिया होगा, उससे कोई करंट इंड्यूस किया होगा, और उसका जो पावर फैक्टर है उसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेंगे, इनपुट पावर। φ1 इज द एंगल बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड प्राइमरी करंट। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, φ1। द पावर सप्लाइड बाय द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी सर्किट टू इट्स लोड इज एज P out is equal to V2 I2 cos of φ2, and φ2 is the angle between secondary voltage and secondary current. Since voltage and current angles are affected by the ideal transformer, since voltage and current are the transformer, φ1 minus φ2 is equal to 0. आइडियल के केस में क्या होगा, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज द सेम पावर फैक्टर, तो क्या होगा, दोनों का पावर फैक्टर क्या होगा, सेम, क्योंकि φ1 जो एंगल V1 और V2 के बीच में होगा उतना ही एंगल किस में होगा, सॉरी V1 और I1 के बीच में होगा उतना ही एंगल किसके बीच में होगा, V2 और I2 के बीच में होगा इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कंपैरिजन टू इनपुट आउटपुट पावर, P आउट क्या होगा आपका, V2 I2 cos φ2। अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, V2 इज इक्वल टू V1 इंटू K, वेरी नोइंगली, I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन K, ये भी जानते हैं। तो P आउट क्या होगा, V1 अपॉन K। मतलब आप क्या लिख रहे हैं, आउटपुट पावर को इनपुट वोल्टेज की फॉर्म में लिख रहे। तो आपने क्या करना है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1, जो आपको जनरली नोन है। तो P आउट क्या होगा, V1 I1 cos φ इज इक्वल टू P इन। दस द आउटपुट पावर ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू द इनपुट पावर इन केस ऑफ आइडियल। वो आइडियल के केस में ही है, द सेम रिलेशनशिप अप्लाइज टू द रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। This is all about for the today lecture.